हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़े आपके सवालों पर, पर्सनल फाइनेंस से जुड़े कई सारे टॉपिक्स पर और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हर उस बात पर जिसके जरिए आपके निवेश और बेहतर हो सकता है, आप और सुचारू ढंग से अपने निवेश को हासिल कर सकते हैं, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। अलग अलग जानकार हमारे साथ मौजूद रहते हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं अलग अलग टॉपिक्स को लेकर। कभी कभी हम टॉपिक्स नहीं भी लेते हैं क्योंकि सवाल ज़्यादा होते हैं और हमारे साथ जानकार जुड़ते हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए भी। तो आज भी अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। yourmoney@nw18.com ये हमारा ईमेल आईडी है जिसके ज़रिए आप सवाल भेज सकते हैं हमें। आप हमें आस्क आवाज़ योर मनी इस हैशटैग का इस्तेमाल करके भी सवाल भेज सकते हैं फेसबुक और एक्स के ज़रिए, और साथ ही साथ आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 7045220000 पर। यह भी एक तरीका है जिसके ज़रिए भी आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे और सीधे सीधे हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ सवालों का हिस्सा बनेंगे और पोर्टफोलियोज रिव्यू कराएंगे। आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मठपाल सर हैं और आज ही हमारे साथ बातचीत करने के लिए दर्शक भी मौजूद है जिनसे भी हम चर्चा शुरू करेंगे, क्योंकि आज टॉपिक्स पे हम बातचीत नहीं करेंगे, आज दर्शकों के सवालों के जवाबों को ही शामिल करेंगे। क्षितिज कुमार साहब हमारे साथ मौजूद हैं नागपुर से बातचीत करने के लिए। क्षितिज जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। नमस्कार क्षितिज जी। जी सर, क्या सवाल है आपका? सर मेरा क्वेश्चन ये है, एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने एक्सेस फोकस 25 ग्रोथ इस फंड में कुछ 9.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे ईयर जुलाई 2018 में। ओके। सो क्या इसमें बने रहना चाहिए या मैं क्या सजेशन रहेगा आपका गाइडेंस चाहिए मुझे? तो क्षितिज जी 2-3 चीजें पूछूंगा आपसे। पहला, आपके पेरेंट्स का ये इकलौता निवेश है? सर नहीं, बाकी भी है इन्वेस्टमेंट, लेकिन इस फंड में निवेश है, म्यूचुअल फंड में, राइट? हाँ जी। ये एक मुश्त निवेश है या एसआईपी के जरिए निवेश है? सर ये 9.5 लाख पापा ने किया था डिपॉजिट एक ही बार? हाँ जी। आप निवेश करते हैं या नहीं करते हैं? जी सर मैं भी करता हूँ। म्यूचुअल फंड में? मैं स्टॉक्स में ज्यादा प्रेफर करता हूँ। ओके। और आपकी उम्र कितनी होगी अभी रफली? 35। अदरवाइज अगर आपको राय दी जाए कि इस फंड को, क्योंकि ये बढ़ गया होगा, अच्छी खासी पूंजी बन चुकी होगी अब, इस फंड को आप थोड़ा सा फेरबदल करके और फंड्स में निवेश कर दें या डाइवर्सिफाई कर दें या एसआईपी शुरू कर दें या आप इसको स्टेप अप कर दें, तो इन सब चीज़ों के लिए आप तैयार हैं? हाँ जी बिल्कुल। चलिए अब पंकज जी से बातचीत करते हैं। पंकज जी, इंटरेस्टिंग सवाल था इनका, इसलिए मुझे बहुत सारी चीज़ें उसमें पूछनी ज़रूरी थी। 9.5 लाख रुपए इन्होंने एक फंड में, इनके फादर साहब ने निवेश किया साल 2018 में। इंटरेस्टिंग पार्ट है कि इन्होंने वो 2020 की मंदी भी देख ली और उसके बाद भी इसमें बढ़ता हुआ पैसा भी देख लिया होगा, और एक ही फंड में फोकस फंड में उन्होंने पैसा डाला। तो ये खुद इक्विटी मार्केट में सरोकार रखते हैं और 35 साल इनकी उम्र है, तो अभी भी एक बहुत लंबी एज इनके सामने खड़ी है। इस 9.5 लाख रुपए की पूंजी को कैसे डाइवर्सिफाई किया जाए, इसको पोर्टफोलियो में कन्वर्ट कैसे किया जाए, क्या करना चाहिए अब इसमें? सुमित जी नमस्कार। देखिए सुमित जी, जो आपने कहा मैं बिल्कुल एकमत हूं आपकी बात से कि पहली बात तो ये है कि पोर्टफोलियो में कितने फंड्स हैं वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है समझने के लिए, क्योंकि यदि कोई स्कीम है वो स्कीम हो सकता है अच्छी हो, लेकिन आपके पोर्टफोलियो के लिए कितनी सुटेबल है ये भी समझना जरूरी है। तो सिद्धेश जी, पहली बात तो ये है कि ये जो फंड है बेसिकली ये एक फोकस्ड अप्रोच वाला फंड है, और जब हम फोकस्ड फंड की बात करते हैं कैटेगरी है अपने आप में, तो ये फ्लेक्सिबल या फ्लेक्सिब कैप फंड की कैटेगरी होती है, उसी की तरह होता है। बट अंतर ये है कि यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टॉक्स जो होते हैं पोर्टफोलियो में वो 30 हो सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि यदि कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है तो थोड़ा सा रिस्क एक फ्लेक्सी कैप फंड के मुकाबले ज्यादा होता है। दूसरी बात यह है कि फंड की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो शुरुआत में तो यह फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बट पिछले कुछ समय से फंड की परफॉर्मेंस जो है अपने पेयर्स के मुकाबले में उतनी अच्छी नहीं है। तो सजेशन ये है आपको कि आप इस फंड से बिल्कुल निकलें, लेकिन इसमें करना क्या है कि क्योंकि अमाउंट काफी बड़ा हो गया है, तो आधा अमाउंट जो है वो आप एक्सिस मल्टी कैप फंड में स्विच कर लें। तो आधा या हाफ यूनिट्स या हाफ रुपी वैल्यू में कुछ भी आप कर सकते हैं, एक ही बात है। तो उसे आप स्विच करें एक्सिस मल्टी कैप फंड में, और बाकी का आधा जो पैसा है उसे रिडीम कर लें, और रिडीम करके आप एक लार्ज एंड मिड कैप फंड ऐड करें, और वो लार्ज एंड मिड कैप फंड होगा आईसीआईसी प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप। तो एक लार्ज एंड मिड कैप हो जाएगा, और साथ ही आपके पास एक होगा मल्टी कैप के जरिए लार्ज मिड एंड स्मॉल कैप सभी में एक्सपोजर होगा।
तो ये 2 फंड्स के जरिए यदि आपके पास ऑलरेडी और फंड्स भी हैं, तब भी ये अच्छा रहेगा, और यदि नहीं है, तो भी पूरा आपका हर तरह का मार्केट कैप और सभी सेक्टर्स यहाँ पर कवर हो जाएँगे। तो क्षितिज जी, क्योंकि ये आपके फादर साहब का निवेश है और अब आप इसको संभाल रहे हैं, तो आपके लिए थोड़े से फेरबदल करना ज़रूरी होगा। दो, आप इक्विटी मार्केट को बहुत अच्छे समझते हैं, शेयर मार्केट के शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म तरह के आप मूवमेंट्स को ट्रैक करते रहते होंगे, लेकिन जितनी ज़रूरत बाज़ार में पैसा कमाने की है, उससे कहीं ज़्यादा उस पैसे की प्लानिंग की होती है लॉन्ग टर्म में। इसीलिए लॉन्ग टर्म के प्रोडक्ट्स अलग बनाए गए हैं और शॉर्ट टर्म के अलग है। वो इसीलिए बनाए गए ताकि आप उसको ठीक से प्लान कर पाएँ। तो आपके पोर्टफोलियो में जो बदलाव बताए हैं आपको पंकज सर ने, आप अकॉर्डिंगली उसको चेंज कर सकते हैं। एंड लाइकवाइज बाज़ार की इस जर्नी को जो आपके फादर साहब ने शुरू की है, उसको आप कैरी भी कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर अपनी रणनीति बनाइएगा। एक ईमेल आया है, राधिका जी का ईमेल है, राधिका चावला जी का। ये मोहाली से इन्होंने ईमेल भेजा है। करीब 38,000 रुपये के आसपास की इनकी SIP है और पोर्टफोलियो इनका 25 लाख का हो चुका है। 10 साल में ये 2 करोड़ का एक लक्ष्य साध कर चल रही हैं। और किस फंड से निकलने की ज़रूरत इन्हें लग रही है, इनके जो फंड्स हैं वो आपको हमने भेजे हुए हैं पंकज सर। इसमें ब्लू चिप फंड्स भी हैं, स्मॉल कैप भी हैं। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये कि इसमें फंड्स का जो नाम है वो काफ़ी ज़्यादा है और उसमें मिड कैप स्मॉल कैप थोड़े ज़्यादा हैं। स्मॉल कैप के 2 फंड हैं, मिड कैप का 1 है। सो आप क्या राय रखते हो, कितना इजीली पॉसिबल इनके लिए अचीव होना ये गोल, और दूसरा आगे क्या करेंगे? बिल्कुल, पहले बात करते हैं गोल की। अगेन यदि हम एज्यूम करके चलें कि 12% का CAGR यहाँ पर जनरेट होगा, तो 10 इयर्स में लगभग 1 करोड़ 63 लाख रुपए अचीव हो सकते हैं। तो टारगेट है 2 करोड़ का, थोड़ा सा गैप है यहाँ पर। तो आपको करना ये है कि आप स्टेप अप करें। यदि आप 10% से भी स्टेप अप करते हैं एवरी ईयर, तो आप बिल्कुल इसे अचीव कर पाएंगे और थोड़े रिटर्न्स बेहतर होंगे, तो भी ये आपके लिए आसान हो जाएगा। तो स्टेप अप करना है। दूसरी बात, जैसा अभी आपने कहा सुमित जी, कि इसमें मिड कैप स्मॉल कैप का एक्सपोजर ज्यादा है, तो थोड़ा सा यदि आप कर सके तो थोड़ा स्मॉल कैप एक्सपोजर कम कीजिए। हालांकि इन्वेस्टर्स ने, क्योंकि रिसेंट पास्ट में अच्छे रिटर्न्स देखे हैं स्मॉल कैप में, इस वक्त निकलना नहीं चाह रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़ा एक्सपोजर कम करना चाहिए ताकि पोर्टफोलियो में जो रिस्क है वो कम हो सके। दूसरी बात, एक फंड है आपके पास राधिका जी, LIC फ्लेक्सी कैप फंड, और उसमें सिर्फ 2000 की SIP चल रही है। तो मेरा सुझाव होगा कि वो SIP आप बंद कर दें और उसके बजाय ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड जो आपके पास है, उसमें आप 2000 रुपए बढ़ा दें, तो ये बेहतर होगा। एक फंड कम से कम हो जाएगा और ये थोड़ा सा पोर्टफोलियो बेहतर होगा। और फंड की परफॉर्मेंस के हिसाब से भी मैं कहूंगा कि LIC फ्लेक्सी कैप फंड से आप निकल सकते हैं। तो कुछ फेरबदल की बातचीत यहाँ पे आपको पंकज सर करते हुए दिखाई पड़ रहा है। आप उसके हिसाब से भी रणनीति बना सकते हैं। पंकज सर, एक सवाल मेरा और उठ रहा है, क्योंकि बाज़ार की तेज़ी है, रोज़ बरोज़ नए आयाम बन रहे हैं, नए माइलस्टोन अचीव हो रहे हैं। सो इस माइलस्टोन में 2 तरह के रिस्क दिखाई पड़ रहे हैं। पहला तो मिड कैप स्मॉल कैप जो कि ओवर हीटेड है। सो आप आमतौर पे आप जैसे सभी जानकारी राय देते हैं कि मिड कैप से निकले और लार्ज कैप में जाएं। दूसरी तरफ लार्ज कैप भी ओवर हीटेड है, क्योंकि भैया बाजार का इंडेक्स भी फ्रंट लाइन महंगा ही हो रहा है। सो उनमें क्या सिचुएशन देखें, क्या वहाँ से भी निकल के डेट फंड में जाएं? तो ये दोनों तरह के रिस्क को आप मिटिगेट कैसे करोगे, पहला पार्ट। दूसरा कि या हम इसको बिल्कुल ही भूल जाए, लॉन्ग टर्म है तो अगले 5 साल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे जहाँ भी मिड कैप स्मॉल कैप जाए, कुछ दिन बाद भी अपने आप ही एडजस्ट हो जानी है। सो इसको रीड कैसे करें जो नए निवेशक हैं, कि क्या वो अपनी कंटिन्यू रखें, कुछ नहीं कर सकते तो, या वो स्विच ऑन करते रहें बीच बीच में? देखिए, जब आप गोल सेट करते हैं तो उसके हिसाब से प्रॉपर एसेट एलोकेशन भी करते हैं कि कितना परसेंटेज आपको इक्विटी में रखना है, कितना आपको डेट में एलोकेट करना है और कितना आप कमोडिटीज जैसे कि गोल्ड सिल्वर इत्यादि में एलोकेट करना चाहते हैं। तो उसके हिसाब से पहली बात, यदि आपके ओवरऑल इक्विटी के रिटर्न्स बहुत अच्छे रहे हैं, जिसकी वजह से यदि आप मानकर चल रहे थे कि 70% आपका निवेश जो होगा इक्विटी में होगा, 30% डेट में होगा, और अब क्योंकि रिटर्न्स बहुत अच्छे रहे, तो हो सकता है कि आपका 90-10 का वो रेशियो बन गया होगा। तो इसके लिए आपको रीबैलेंसिंग करनी चाहिए और थोड़ा इक्विटी से आपको एक्सपोजर कम करके और डेट में बढ़ाना चाहिए, या गोल्ड इत्यादि जो भी आप जहां पर लगता है कम हो गया एक्सपोजर, वहां पर बढ़ाना चाहिए। तो ये तो है एसेट को लेकर कि उसके बीच में थोड़ा सा एलोकेशन जो है उसको रीबैलेंसिंग करनी जरूरी है। दूसरी बात यह है कि जहां तक बात है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तो हम जानते हैं कि स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत अच्छी तेजी रही
जिसकी वजह से रिटर्न्स अच्छे मिले, ये अच्छी बात है। लेकिन फिर ऐसे में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी की जानी चाहिए मेरे हिसाब से, कि स्मॉल कैप से आप प्रॉफिट बुकिंग करें, मिड कैप से प्रॉफिट बुकिंग करें। आप ऐसा नहीं है कि एसआईपी करें, उसे रोकें। यदि लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो आप बिल्कुल एसआईपी कंटिन्यू करें, लेकिन यदि इतने बेहतर रिटर्न्स आपको मिल पाए हैं तो बिल्कुल आप प्रॉफिट बुक करके और लार्ज कैप में एक्सपोजर बढ़ा दें, तो ये बेहतर होगा। और इसके अलावा सुमित जी, मैं कहूंगा कि नॉट ओनली दिस, कि हम बात करें लार्ज कैप मिड कैप की, बहुत से निवेशकों के पोर्टफोलियो में पीएसयू फंड्स का काफी अच्छा एक्सपोजर है, या फिर कोई और थीम हो सकती है, डिफेंस थीम, पीएसयू थीम। और हमने देखा कि पीएसयू थीम ने लास्ट 1 ईयर में आपका पैसा ऑलमोस्ट डबल कर दिया है। बहुत सी पीएसयू स्कीम की बात करें तो पैसा डबल हुआ है। बट अब आप निवेश करें उसमें ज्यादा, या फिर आप वहां प्रॉफिट बुक ना करें, तो ये रिस्की हो सकता है। स्पेशली म्यूचुअल फंड में जब निवेश करते हैं तो यहाँ पर रिटर्न्स के साथ साथ हम रिस्क का काफी ध्यान रखते हैं, ताकि लॉन्ग टर्म में हम अपने गोल अचीव कर सके। तो ये जरूरी है कि आप पोर्टफोलियो में थोड़ा बैलेंस बनाकर चले, और थोड़ा सा इसे जिस तरह की अपनी प्लानिंग है आपके गोल्स के हिसाब से, उससे अलाइन करें। नहीं पंकज सर, एक चीज़ और थी। मान लीजिए मैंने अपने निवेश का पोर्टफोलियो बनाया, मैंने अपनी उम्र के हिसाब से, गोल के हिसाब से 60% इक्विटी रखा, मान लीजिए 20% डेट रखा, उसमें 10% मैंने कमोडिटीज़ रख लिया, गोल्ड एंड सिल्वर ऐड कर लिया, एंड लाइकवाइज 100% पूरा कर लिया। लेकिन विद टाइम इक्विटी के अंदर एग्जॉर्बिटेंट रन आ गया, या विद टाइम डेट में एक एग्जॉर्बिटेंट गेन आ गए, या कमोडिटीज़ एग्जॉर्बिटेंट चल गए, सो क्या रीशफलिंग होगी? अब ये वो तो लंबा सफर था, लेकिन बीच में एक कमोडिटी या एक एसेट क्लास जरूरत से ज्यादा रिटर्न एक कम समय में दे गया। इस सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करूं? बिल्कुल सुमित जी, वही मैंने कहा कि अगर बहुत अच्छा रिटर्न आ गया है, देखिए आपका आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है वो भी समझना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि ठीक है, गोल बहुत लंबे समय का है और यहाँ पर रिटर्न्स बन रहे हैं और आगे भी बनने की उम्मीद है, फिर क्यों ना मैं मतलब इतना फ्रीक्वेंटली चेंज करो, उस समय रुक जाते हैं और फिर करेंगे तो भी हो सकता है। बट यदि आपका होराइजन 5 इयर्स का ही है और आपने अच्छे रिटर्न्स अर्न कर लिए हैं, तो फिर ऐसे में बुक करना चाहिए। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, ये एनुअल बेसिस पे करनी है आपको, या फिर आपको लंबे समय में करनी है, या फिर क्योंकि आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी कि इक्विटी से मुझे 12% रिटर्न आएगा, तो 15 भी आ गया तो ठीक है, बट आपको मिला 25% का रिटर्न। तो ऐसे में मेरे हिसाब से जो 1 साल भी हुआ है, 6 महीने भी हुए हैं, और आपको लगता है कि जोखिम बहुत बढ़ गया है, यहाँ पर यदि करेक्शन आता है, सुमित जी आपको मार्केट में ट्रैक करते हैं तो मेरी बात से सहमत होंगे। लेकिन पीएसयू की बात करें उदाहरण के तौर पर, यदि मार्केट में गिरावट आती है, तो जो चीज ज्यादा चली है वहां पर उम्मीद की जा सकती है कि गिरावट भी ज्यादा आ सकती है। तो फिर ऐसे में, या स्मॉल कैप की हम बात करें, तो यदि स्मॉल कैप में ज्यादा हमने रैली देखी है एक अच्छी, तो गिरावट आती है तो डेफिनेटली हम उम्मीद कर सकते हैं, ऐसी हमें एक्सपेक्टेशन है कि गिरावट भी ज्यादा देखी जा सकती है। तो ऐसे में आपको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से समय समय पर बदलाव करना चाहिए, और वो कितना फ्रीक्वेंट होगा अगेन डिपेंड करेगा कि कितना लंबा आपका होराइजन है और कितना रिस्क आप ले सकते हैं। चलिए, तो इस पे तो हम आगे बातचीत करते रहेंगे, लंबी चर्चा इसमें हो सकती है। लेकिन एक और सवाल इन द मीनवाइल हमारे पास आ गया है, वो है प्रणव जी का ईमेल के जरिए सवाल है। इनकी उम्र करीब 35 साल है और करीब 50,000 रुपये के आसपास की इनकी एसआईपी चल रही है। 28-28.5 लाख का पोर्टफोलियो है। ईएलएसएस फंड नहीं इन्हें चाहिए, लेकिन किस फंड से निकलने की ज़रूरत है? लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट है इनके सवाल में, एक चीज़ ऑब्जर्वेशन थी कि इन्होंने बताया है अपनी एसआईपी के बारे में, जो कि ये निवेश कर रहे हैं करीब 50,000 रुपये की, और 28 लाख का पोर्टफोलियो है। लेकिन जो फंड भेजे हैं वो सारे के सारे एक मुश्त हैं। डीएसपी स्मॉल कैप फंड में 5.5 लाख रुपए, मोतीलाल ओसवाल में इनका 5 लाख का निवेश है, निपॉन में 5.5 लाख का निवेश है। सो क्या करना चाहिए पंकज सर? इनको ने ये बात साफ की है कि एक तो इक्विटी बेस्ड इन्हें फंड नहीं चाहिए ईएलएसएस, दूसरा इनके खुद के पास 2 ईएलएसएस ऑलरेडी हैं, और प्लस स्मॉल कैप मिड कैप भी इनके पास सब्सटेंशियल है। क्या करना चाहिए इन्हें? बिल्कुल सुमित जी, एक बात और यहाँ पे आपने नोट की होगी कि इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट रोक दिया था बीच में, लेकिन ये निकले नहीं उससे, तो उसके बावजूद भी इतना अच्छा पैसा बन गया है। तो ये है इक्विटी की जो यहाँ पर पावर ऑफ इक्विटी है और पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। तो इक्विटी में लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। यहाँ पर यदि और भी इन्वेस्टमेंट जारी रहता तो शायद और पैसा बनता, फिर भी अच्छा खासा अमाउंट इकट्ठा कर चुके हैं। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि क्योंकि प्रणव जी ने खुद कहा है कि उन्हें ईएलएसएस से निकलना है, तो बेसिकली या नहीं, आगे नहीं करना है, तो यहाँ पर जो ऑलरेडी पोर्टफोलियो है, जो उसमें स्कीम्स हैं, उसमें से मैं सिलेक्ट करके बताऊंगा कि 50,000 रुपए के लिए कौन सी 5 स्कीम रहनी चाहिए।
तो कुछ स्कीम उसमें से है, कुछ नई स्कीम है। तो एक क्योंकि हम लार्ज कैप की बात करें तो ऐसे में एक इंडेक्स फंड अच्छी चॉइस हो सकती है, एक्सेस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड। और जब मैं 100 इंडेक्स फंड की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 दोनों ही कवर हो जाएंगे। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड, जो कि वैल्यू स्टाइल वाला फंड है, महिंद्रा मेन्यूलाइफ लार्ज एंड मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, और साथ ही निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। क्योंकि लंबी अवधि की अगर बात कर रहे हैं तो स्मॉल कैप में एसआईपी आप कर सकते हैं। हालांकि लमसम के लिए मैं कहूंगा कि इस वक्त समय सही नहीं होगा, लेकिन एसआईपी में कर सकते हैं। तो 5 स्कीम है, ये कुछ स्कीम पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, तो उनमें आप बने रहिए। और जो नई मैंने कहा है वहां पर आप एसआईपी कीजिए। तो ये 5 स्कीम 50,000 रुपए, और जो ईएलएसएस स्कीम आपके पास ऑलरेडी है उनसे आप रिडीम कर सकते हैं, उनमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और उनको भी इन्हीं स्कीमें जो मैंने आपको बताई हैं उनमें आप ऐड कर सकते हैं, ये अच्छा रहेगा। तो उसमें अगर नाम बताऊं तो एक्सिस ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड और डीएसपी स्मॉल कैप फंड, इनमें से तो आप इमीडिएटली एग्जिट भी कर सकते हैं। और एसआईपी तो क्या चल नहीं रही है इनमें। और एक बात तो कहना चाहूंगा कि जो अमाउंट इकट्ठा हुआ है करीब 2 करोड़ 89 लाख का, 2 करोड़ 80-89 लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं, और 50,000 की एसआईपी आप अभी करेंगे तो 15 साल में लगभग 4 करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। यहाँ पर आपके जो गोल्स हैं, बच्चे की एजुकेशन और बाद में आपका रिटायरमेंट, तो 15 साल में 4 करोड़ करीब करीब इकट्ठा हो सकते हैं। प्लस यदि आप यहाँ पर स्टेप अप करें, साल दर साल से बढ़ाते रहे, तो और भी ज्यादा पूंजी आप इकट्ठा कर पाएंगे। तो ऑल द बेस्ट टू यू। तो कुछ कुछ बदलाव की ज़रूरत है प्रणव साहब, और कुछ कुछ चीज़ें एडिशन डिलीशन की भी ज़रूरत है। आप उसके हिसाब से अपनी कॉल्स यहाँ पर ले सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। पंकज सर हमारे साथ बने रहेंगे, कुछ और सवाल भी हैं हमारे पास, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। छोटे से ब्रेक के उस पार लौटते हैं, बातचीत करते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी और बातचीत कर रहे हैं हम आपके सवालों को लेकर। पंकज मठपाल सर हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं आपके कुछ सवालों पर। एक और सवाल आया है जो कि दिल्ली से है, राहुल कुमार साहब का सवाल है। इन्होंने सवाल पूछा है कि इनकी उम्र 26 साल है, मौजूदा निवेश करीब करीब 3,000 रुपये की एसआईपी का है। इनफैक्ट राहुल जी मौजूद भी हमारे साथ शायद फ़ोन पे। राहुल जी, आप सुन पा रहे हैं? जी सर, सुन रहा हूँ सर। नमस्कार राहुल जी, क्या सवाल है आपका, आप खुद ही बताएं। सर मैं सर ये कह रहा था, जैसे मेरा 3,000 का मंथली एसआईपी रहेगा इन्वेस्टिंग का, तो सर इसमें मेरा लक्ष्य 1 करोड़ का कितने टाइमिंग का रहेगा सर? ओके, आपने खुद ये अंदाजा लगाया कि आप 25 साल में करीब करीब 1 करोड़ रुपए चाह रहे हैं, राइट? जी सर। अच्छा राहुल जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। आपके जो फंड्स हैं इसमें 3 नाम मैंने ऑब्जर्व किए हैं। एक है महिंद्रा मेन्यूलाइफ, एक है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, और एक है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल कमोडिटीज। सो ये फंड का सिलेक्शन आपने क्या आधार पे किया है? जी सर, मैंने ऐसे ही देखा था तो मैंने इन्वेस्टिंग के तौर पर उस पर कर दिया, रिटर्न के आधार पर। ओके। और अगर आपको राय दी जाए या सलाह दी जाए पंकज सर की तरफ से कि आप थोड़ा सा निवेश हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहें, तो आप बढ़ा सकते हैं? जी सर, मैं बढ़ा दूंगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है। तो पंकज सर 26 साल इनकी उम्र है। अच्छी चीज़ ये है कि इन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही निवेश की शुरुआत कर रहे हैं। ये बहुत ही मतलब इस समय तो बहुत ही अच्छी बात है। और एसआईपी का अमाउंट चले इररिस्पेक्टिव, वो तो धीरे धीरे बढ़ ही जाएगा समय के साथ, लेकिन उम्र इनकी 26 है और 25 साल में 1 करोड़ का कॉर्पस सोच रहे हैं। 3 फंड्स में निवेश है। ये पूछने की वजह ये थी इनसे 3 सवालों में कि एक तो कमोडिटीज़ का फंड आमतौर पर कोई पिक नहीं कर पाता, उन्होंने इसको पिक किया, और दूसरा महिंद्रा मेन्यूलाइफ, इसका जिक्र भी कम ही आता है लेकिन उन्होंने चुना। चलिए, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप तो अक्सर चर्चाओं में आता रहता है। सो आप कैसे रीड कर रहे हो इन्हें? बिल्कुल, देखिए राहुल जी, ऐसा है कि अब तो खैर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तीनों स्कीम में, तीनों स्कीम अच्छी हैं, आप बिल्कुल में कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो स्कीम आपने सिलेक्ट की है, मेरे हिसाब से वो पास रिटर्न देखकर की है, क्योंकि जैसा सुमित जी कह रहे हैं कि यूजुअली अगर हम बात करें महिंद्रा मेन्यूलाइफ की, उसका नाम कम आता है क्योंकि हाउस छोटा है, पर ये फंड अच्छा है, इसमें बिल्कुल आप बने रहें, अच्छे फंड मैनेजर का फंड है। और दूसरी बात, जहां तक सवाल है कमोडिटीज फंड का, ये क्योंकि बात निकली है तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूं। कई बार ऐसा लगता है कि कमोडिटी फंड है तो शायद ये डायरेक्टली गोल्ड, सिल्वर या कोई और दूसरी कमोडिटी में इन्वेस्ट करता होगा, बट ऐसा नहीं है। एक थीमेटिक फंड है और ये ऐसे इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करता है जिनका संबंध
कमोडिटीज से है। जैसे उदाहरण के तौर पर टाटा स्टील एक कंपनी है, तो ये स्टील बनाती है, तो डेफिनेटली कमोडिटी से संबंध है। हिंडाल्को की बात करें तो हिंडाल्को ऐसी कंपनी है जो एल्यूमिनियम बनाती है, तो मतलब इसका संबंध कमोडिटी से है। तो ये जो फंड है इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, जो इक्विटी फंड है, लेकिन ये डाइवर्सिफाइड फंड नहीं है, ये एक थीमेटिक फंड जो कि सिर्फ कमोडिटी बेस्ड कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है या करेगा। तो आप क्योंकि आपने इन्वेस्ट किया है तो कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इसकी जरूरत नहीं थी। आप इनिशियली डाइवर्सिफाइड फंड्स में ही एसआईपी शुरू करनी चाहिए जब शुरुआत में आप कर रहे होते हैं, और क्योंकि फंड अच्छा है तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि आपका टारगेट है 1 करोड़ रुपए 25 साल में। तो एक बात कहूंगा आपसे, पहली बात तो 3,000 रुपए से तो शायद 1 करोड़ रुपए ना इकट्ठे हो पाए 25 साल में। हम अगर 12% का सीएजीआर मान के चलते हैं तो लगभग लगभग 51 लाख तक इकट्ठे होंगे। आपको अमाउंट बढ़ाना होगा, पर उम्र बहुत छोटी है आपकी, बेशक आप हर साल अमाउंट को बढ़ाते रहिए, और 1 करोड़ नहीं ज्यादा इकट्ठे कर पाएंगे, क्योंकि 1 करोड़ से आपका कुछ जो गोल है वो शायद अचीव भी नहीं होगा। क्योंकि यदि मैं 6% की महंगाई दर मान के चलूं कि महंगाई की वजह से पैसे की जो वैल्यू होती है कम होती जाती है, चीजें महंगी हो जाती हैं, तो आपको एक बात बताऊंगा कि 25 साल के बाद 1 करोड़ रुपए आज के लगभग 23 लाख के आसपास होंगे। तो इसके लिए आपको यदि आज चाहिए 1 करोड़, तो उस वक्त आपको लगेंगे 5-6 करोड़ रुपए। तो इसके लिए आप अमाउंट को बढ़ाते रहिए, तीनों स्कीम सही हैं, उनमें एसआईपी कंटिन्यू कीजिए। ऑल द बेस्ट टू यू। तो आपका एसआईपी का जो चुनाव है या फिर जिन फंड्स को आपने चुना है वो फंड सही हैं, आप निवेश कंटिन्यू करते रहिए। बस एक ही बात थी जो राहुल सर, पंकज सर ने भी बोली कि 1 करोड़ 25 साल बाद क्या वैल्यू रखेंगे, उसको भी आधार मानिएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा जब समय पड़े, जब मौका पड़े या जब आप कर पाएँ अपनी एसआईपी को बढ़ाते चलिए। अच्छी चीज़ है, आपने अभी जल्दी शुरुआत की है तो शायद ये आगे चल के आपको एक अच्छा एज भी देगा, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। अब एक ईमेल आया है दिनेश सोनी साहब का, ये राजस्थान से सवाल है। इनका रिटायरमेंट अभी हुआ है, करीब मंथली पेंशन 45,000 रुपये की है, 10 लाख का एक मुश्त निवेश कर चुके हैं, और एक मुश्त निवेश के लिए फ़ंड सिलेक्शन सही है कि नहीं ये पूछना चाह रहे हैं। फिलहाल निवेश पर करीब 1,10,000 रुपये का प्रॉफिट है। पोर्टफोलियो में ठीक है या इन्हें फंड्स में बदलाव करने की ज़रूरत है? इंटरेस्टिंग पार्ट 2-3 चीज़ों में जो मैंने ऑब्जर्व किया है उसमें ये कि इनके 4 में से 2 फंड पीएसयू हैं, यानी कि करीब करीब 50% वैल्यू इनकी पीएसयू फंड में निवेशित है। तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, तो मतलब 3 सेक्टोरल फंड में आ गए, और एक मिड कैप है जिस पे भी मोल सारे इसी तरह के नाम होंगे। सो क्या कहना चाहेंगे पंकज सर, क्या करें? सुमित जी, बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। और एक तो रिटायर्ड हैं, और उसके बाद आपने थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट किए हैं दिनेश जी, और पीएसयू फंड में 2 फंड्स हैं, और टोटल अमाउंट अगर देखें तो 5.5 लाख आपके उसी में जा रहे हैं, 5 लाख एसबीआई पीएसयू में, और साथ में 50,000 रुपीज आदित्य बिरला पीएसयू फंड में, और फिर इंफ्रा फंड है उसमें 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो मेरे हिसाब से पोर्टफोलियो बिल्कुल सही नहीं है। या तो आपने खुद देखा कि इन फंड्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मैंने कुछ समय पहले ही कहा था कि पीएसयू फंड ने लास्ट 1 ईयर में पैसा डबल किया है, आपके देखकर शायद थोड़ा सा ये लगा होगा कि आगे भी ऐसा रहेगा, और या फिर किसी ने आपको सलाह जो दी है वो गलत सलाह दी है। मेरे हिसाब से आपको इन फंड से निकल जाना चाहिए, और आप वैसे भी प्रॉफिट में हैं तो आप प्रॉफिट के साथ निकल जाइए इनसे। ऐसा नहीं कहूंगा कि पीएसयू आगे परफॉर्म नहीं कर सकते, लेकिन जब थीमेटिक फंड है और एक नैरो मैंडेट है तो रिस्क बहुत बढ़ जाता है। आपको डाइवर्सिफाइड फंड्स में करना चाहिए, और इस वक्त पर डेफिनेटली अगर आप थीमेटिक फंड की जगह पर और आप अगर हाइब्रिड फंड में करेंगे तो और भी अच्छा होगा। मैं फंड्स के नाम बता देता हूँ फटाफट आपको। तो एक तो आप एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड, इसमें निवेश कीजिए, लार्ज कैप फंड है। साथ में एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड में इन्वेस्ट कीजिए। ये मल्टी एसेट यानी कि इक्विटी, डेट और गोल्ड इत्यादि में इन्वेस्ट करता है। और एसबीआई का आपके पास पीएसयू फंड है, उससे आप स्विच कर दीजिए एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड में। तो 3 फंड सिर्फ रखिए अपने पोर्टफोलियो में। एक बैलेंस एडवांटेज फंड जो अगेन हाइब्रिड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड अगेन हाइब्रिड फंड है, और एक एक्सिस निफ्टी 100 इंडेक्स फंड जो कि एक लार्ज कैप बेस्ड इंडेक्स फंड है। 3 फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और प्रॉफिट को बुक कर लीजिए। ऑल द बेस्ट टू यू। सर, जो मतलब इनके फंड से मैंने एक रेफरेंस लिया है कि अगर कभी कोई रिटायरमेंट के बाद प्लानिंग कर रहा है तो उसके लिए उसका रिस्क एपेटाइट 2 तरह का होता है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमने बहुत साल बहुत मेहनत कर ली, अब तो रिस्क लेने का समय है, कंजर्वेटिव रहे।
कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बहुत साल बहुत एग्रेसिव काम कर लिया, अब पैसा बचाने का समय है। सो ये दो तरह के व्यू पॉइंट होते हैं। लेकिन सेक्टोरल फंड का निवेश उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या डायरेक्ट इक्विटी में कितना निवेश, मतलब किस तरह के फंड्स के साथ उनको आमतौर पर रहना चाहिए? देखिए सुमित जी, इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ आपकी मैं। रिस्क लेने के लिए एज नहीं होती है, कई बार सिचुएशन भी होती है। कोई रिटायर्ड पर्सन हो सकता है, पेंशन मिलती हो, सरकारी नौकरी हो और साथ में फैमिली मेंबर्स भी कोई डिपेंडेंट ना हो सकता है सब जो गोल से अचीव हो गए हो, तो रिस्क तो लिया जा सकता है। लेकिन इस सिचुएशन में यदि कोई मुझे ये कहे यंग पर्सन भी कि पोर्टफोलियो में इंफ्रा और पीएसयू है, मैक्सिमम एलोकेशन उसमें है, तो मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। तो उनके लिए भी जो रिटायर्ड हैं, पर किसी भी निवेशक के लिए इस तरह का पोर्टफोलियो बनाना सही नहीं होगा और आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, जहां पर रिस्क और रिटर्न का जो रेशियो है वो ठीक रहे, यानी कि रिस्क रिवार्ड रेशियो जिसको हम कहते हैं वो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो इस हिसाब से मैंने कहा कि यहाँ पर पोर्टफोलियो बदलाव बहुत जरूरी हो जाता है, और रिटायर्ड पर्सन के पास टाइम भी कम होता है आगे लॉस को रिकवर करने का, ये और भी जरूरी हो जाता है। तो इसलिए भी ये सवाल पूछना ज़रूरी था कि क्या एक आइडियल सिचुएशन वहाँ पर होनी चाहिए। पंकज सर, अब टॉप 4 फंड आपकी तरफ से? बिल्कुल, देखिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, कोटक मल्टी कैप फंड और महिंद्रा मैन्युलाइफ लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये 4 फंड्स मेरी रिकमेंडेशन होंगे। तो इसीलिए मल्टी एसेट एलोकेशन पे पंकज सर का आज पूरा फोकस है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट फंड, अलग अलग एसेट्स के लिए, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड, मिड कैप के निवेश के लिए, कोटक का मल्टी कैप फंड, लार्ज मिड स्मॉल कैप के लिए, और महिंद्रा मैन्युलाइफ, जिसके भी बहुत देर से हम बात भी कर रहे थे, लार्ज एंड मिड कैप फंड, वहाँ पर निवेश करने के लिए, ताकि आपको दोनों तरह का ब्लेंड, लार्ज का और मिड कैप का, आता हुआ दिखाई पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए, और बीच बीच में जो रैंडम टॉपिक्स उठ रहे हैं उनके ऊपर भी हमसे चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो अब योर मनी को ही समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी आगे खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।